जिसे हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, उनको तो ऑफ कोर्स ये यूज करना चाहिए टू प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम एनवायरनमेंट। स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है बिकॉज ऑफ मसाजिंग, तो उससे हेयर की हेल्थ इंप्रूव होती है। क्योंकि हम एक बार ऑयल लगाते हैं ना, तो उसके बाद जो बाहर की जो डस्ट है वगैरह है उससे हेयर प्रोटेक्ट हो जाते हैं। हेयर वॉश के पहले हम हेयर ऑयलिंग कर दे, मसाजिंग कर दे, और उसके बाद हम हेयर वॉश कर दे, उसके बाद कंडीशनर लगा दे। डाइट और एक्सरसाइज में बोलूंगा कि ये मेन रीजन है जो जिस वजह से आज इतनी कम उम्र में भी हेयर लॉस और हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। इवन ग्रेइंग ऑफ हेयर, ग्रेइंग भी हम देखें कि पहले के टाइम में वो काफ़ी लेट एज में हुआ करता था, आफ्टर 50s, और अभी हम देखते हैं तो स्कूल में, कॉलेज में भी जो बच्चे होते हैं उनको भी इतना ही ग्रेइंग का प्रॉब्लम है। पहले जो 40s 50s में जो हेयर लॉस और बाल्डनेस हुआ करती थी, वो मुझे लग रहा है अभी 20s 30s में बहुत कॉमनली हो रही है। हेयर लॉस, हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर हेल्थ को लेकर इतना कन्फ्यूजन, इतना स्ट्रेस है कि वो सारा स्ट्रेस आज दूर होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे इंसान मौजूद है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और 17 सालों का अनुभव, 5,000 से भी ज़्यादा सर्जरीज जिन्होंने परफॉर्म करी है, और इतना सारा अनुभव के साथ बहुत सारा विजडम आज वो इस पॉडकास्ट में देने वाले हैं। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट जो हेयर हेल्थ के ऊपर, हेयर लॉस, हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। इट्स माय प्लेजर। ग्रेट। सो सिद्धार्थ सर, मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि लोगों को है ना हेयर हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सही ज़्यादा है। स्ट्रेस होता है, तो आज है ना स्ट्रेस सबका दूर कर देना है। तो पहले तो ज़रूर चाहूँगी आप ये बताएं कि हेयर हेल्थ अगर किसी को अच्छी रखनी है तो उसके लिए कोई की फैक्टर्स है जो ज़रूरी है? मैं कुछ ऐसे फैक्टर्स बताना चाहता हूँ कि जो हेयर हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें जो सबसे पहला जो फैक्टर मैं बताना चाहता हूँ वो है डाइट। दूसरा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइफस्टाइल। और तीसरा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है हेयर केयर, वो कैसे हम ओके। केयर करते हैं। तो ये तीन चीज़ें मुझे लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट है हेयर की हेल्थ मेंटेन करने के लिए। ओके, सो डाइट, यस। दूसरा आपने लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल या। ओवरऑल बताया, यस। और तीसरा हेयर केयर। केयर। यस। तो वन बाय वन हम देखते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। पहले डाइट की बात करते हैं सर। सो आपके हिसाब से डाइट में अगर कुछ बताना हो आपके हिसाब से कि ये मत खाओ या ये खाओ, या बेसिक सी चीज़ है जो राइट। हेयर राइट। की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो वो क्या होगा? राइट। वैसे तो डाइट में आप ज़्यादा एक्सपर्ट है और आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि इसमें हमें क्या क्या लेना चाहिए। लेकिन मैं ब्रॉडली जो मैं मेरे पेशेंट्स को गाइड करता हूँ उसमें ये जी। बताता हूँ कि जो डाइट है वो रेशनल होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। कई बार इरेशनल और एक्सट्रीम डाइट लोग फॉलो करते हैं और उसके बाद बहुत ही सीवियर हेयर फॉल या हेयर लॉस के साथ वो आते हैं। और ऐसे केसेस में कई बार जो कंसल्टेंट्स है वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, तो काफ़ी महीनों तक या सालों तक वो मेडिसिन लेते रहते हैं सिर्फ, लेकिन ये एस्पेक्ट को मिस कर देते हैं। इस वजह से उनका जो हेयर फॉल या हेयर लॉस है वो कंट्रोल नहीं होता है। तो मैं ऐसे उनको बताता हूँ कि आपका जो बैलेंस डाइट, यानी कि जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको लेने चाहिए वो हर तरह के उसमें होने ज़रूरी है। जैसे राइट। कि खास करके प्रोटीन जो हमारी डाइट में लेकिंग रहते हैं तो वो अच्छी क्वांटिटी में लेना ज़रूरी है। दूसरा जो हर तरह के विटामिन्स है, मिनरल्स है, तो ये हर चीज़ें हैं वो बैलेंस में होनी ज़रूरी है। तो उसके लिए राइट। वो पल्सीज ले सकते हैं, उसके लिए वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। नाइस। कई बार इवन पानी है वो भी हमारे बॉडी का हेल्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वो भी हम हमारी जो भागदौड़ वाली लाइफ है ना उसमें वो मिस कर देते हैं, पानी अच्छी क्वांटिटी में लेना। तो इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों को हाँ। लगता है कि पानी से क्या होगा, अगर यस। पानी कम पी लेंगे यस। क्या होगा, हाँ, बट आई थिंक वो इम्पोर्टेंट बहुत ही फैक्टर है इम्पोर्टेंट है। हेयर ग्रोथ को यस। लेकर। तो राइट। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ हेयर की हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए। राइट। राइट। अब जब हेयर की हम बात कर रहे हैं तो हेयर वॉश हम्म। बहुत कॉमनली डिस्कस टॉपिक है। लोगों राइट। को राइट। बहुत सारे मिथ होते हैं, जैसे राइट। कि हेयर वॉश कितना रेगुलरली करना चाहिए, कितने दिनों पे करना चाहिए, राइट। या उसको लेकर कोई फैक्ट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे? हेयर वॉश का जो पर्पस है वो क्लींजिंग ऑफ हेयर है। हम्म। और क्लींजिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी चाहिए
वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसका जो बाहर घूमना है वो बहुत ज़्यादा रहता है पोल्यूशन में या डस्टी एनवायरनमेंट में, या उनका केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनका प्रोफेशन या जॉब इस तरह की है, तो ऐसे केसेस में बोलता हूँ कि उनको डेली हेयर वॉश करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा है कि जिनका बिल्कुल ऑफिस बेस्ड वर्क है, तो वो लोग वीक में एक बार या 2 बार हेयर वॉश करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। अच्छा, ओके। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको हर 3 दिन पे करना ही करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स। राइट। तो कोई लेट्स से एथलीट है और अगर उसका हर रोज स्काल्प गंदा हो रहा है स्वेटिंग की वजह से, यस, तो अगर हर रोज वो करे या एवरी अदर डे करे तो या इट इज ओके? इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। या राइट। और कोई इंसान ऐसा है जिसका लेट्स से हफ्ते तक उसके स्काल्प में कोई ऐसा ज्यादातर कचरा जमा नहीं होता है, नहीं होता है। देन इट इज ओके कि वंस अ वीक भी करे? यस, फाइन, या ओके, परफेक्ट, यस। ओके। और हेयर वॉश और शैम्पू को लेकर कोई आपकी राय होगी कि कौन सा शैम्पू यूज करना या कौन सा शैम्पू यूज नहीं करना? क्या शैम्पू से हेयर की क्वालिटी इम्प्रूव या बिगड़ती है? वैसे कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि शैम्पू है ये हेयर ग्रोथ के लिए है, तो एक्चुअली शैम्पू का पर्पस हेयर ग्रोथ नहीं होता है, इट्स एब्सोल्युटली फॉर क्लींजिंग ऑफ हेयर। तो वही पर्पस के साथ हमें यूज़ करना चाहिए। और उसमें जो बेसिक हमारी नेसेसिटी है वो ये है कि इट शुड नॉट डैमेज हेयर राइट। टुगेदर विथ क्लींजिंग इट। तो उस तरह के जो माइल्ड शैम्पूज है, तो उस तरह का कोई भी शैम्पू डिपेंडिंग अपॉन हेयर एंड स्किन कैरेक्टरिस्टिक वो यूज़ कर सकते हैं। राइट, बट या बहुत ज्यादा हार्श यूज ना नहीं करें, होना चाहिए। केमिकल यस, वाला बहुत यस, ज्यादा नहीं, माइल्ड यूज यस, कर सकते हैं। यस, ओके। या और कंडीशनर लोगों को कंफ्यूजन है यूज करना नहीं करना, सिर्फ शैम्पू यूज करना, और अभी राइट, कंडीशनर के भी अलग अलग प्रकार है, यस, तो डज इट प्ले एनी इम्पोर्टेंट रोल? हाँ बिल्कुल। खास करके जिनका जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर ज़्यादा है ना, उनके लिए कंडीशनर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो कंडीशनर मैं बताता हूँ वो लिव इन कंडीशनर होता है। हम जो रूटीनली यूज़ करते हैं ना वो वॉशेबल कंडीशनर होते हैं, कि जो हम शैम्पू करते हैं फिर कंडीशनर करते हैं और वॉश कर देते हैं। जो बेस्ट कंडीशनर है वो लिव इन कंडीशनर है। तो उस तरह का कंडीशनर है जो आप हेयर वॉश के बाद या तो सीरम अप्लाई करने के बाद वो आप लगा सकते हैं, तो वो आपके हेयर को प्रोटेक्ट करते हैं ओके। फ्रॉम एनवायरनमेंट। सो वो एग्जैक्टली मास्क जैसा काम करता है? एग्जैक्टली, या या तो आपने हेयर वॉश किया, हेयर वॉश करने के बाद आप इस चीज को गीले बालों में ही लगाते हैं? हाँ, ड्राई करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ड्राई करने के यस, बाद ये लिव इन बाद कंडीशनर? यस, या अच्छा, ओके। और फिर उसको ऐसे ही रहने रहने देना है? देना है। उसमें और नॉर्मल यूजुअल कंडीशनर में क्या फर्क होता है? उनकी जो एफिकेसी है वो कंपैरेटिवली अच्छी है। ओके। या और ये मिल जाता है हाँ मार्केट में हाँ, मिल इजीली? जाता है। अच्छा, लेकिन उसमें अच्छे जो कंडीशनर है वो यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट उससे रहता है। खास ओके। करके अभी जो पॉल्यूशन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जिसका बहुत एनवायरमेंटल एक्सपोजर है उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। या राइट, राइट, ओके। सो ऐसा कुछ है कि ऐसे इश्यू अगर है तो उनको लिव इन कंडीशनर यूज करना चाहिए? जिससे हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, उनको तो ऑफ कोर्स ये यूज़ करना चाहिए टू प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम एनवायरनमेंट। बाकी नॉर्मल जो लोग हैं वो सबको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जिसका ओके। एनवायरमेंटल एक्सपोजर ज़्यादा है, डस्टी एनवायरनमेंट में जिसको ज़्यादा काम करना है, या केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा है, या उनको ऑलरेडी ऐसे हेयर थिनिंग का, हेयर फॉल का, हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, तो राइट, ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली ये इंडिकेटेड है। राइट, राइट, ठीक है। सो और ये हेयर वॉश से पहले हम्म। ऑयलिंग करना नहीं करना, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जैसे मुझे हमेशा ये कन्फ्यूजन या रहता था कि मैं पहले कभी 2 दिन पहले लगा के फिर रखती थी, तो लगता था कि और ज़्यादा हेयर हेल्दी होंगे, या राइट। रात को लगाकर फिर सुबह वॉश कर लेना, या फिर 1 घंटे पहले लगाना और फिर या वॉश, तो व्हाट इज़ राइट? हम हेयर ऑयलिंग का अगर हम रोल किया है हेयर की हेल्थ मेंटेन करने के लिए वो बात करें, तो वैसे जो हेयर है ना, एक चीज़ ये है कि हम जब उसको मसाज करके लगाते हैं ना, तो उससे ट्रांजिएंटली जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है बिकॉज ऑफ मसाजिंग। तो उससे हेयर की हेल्थ इम्प्रूव होती है। ये एक फैक्टर है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हेयर को वो प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम एक बार ऑयल लगाते हैं ना, तो उसके बाद जो बाहर की जो डस्ट है वगैरह है वो उससे हेयर प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ओके। तो डेफिनेटली एप्लीकेशन ऑफ हेयर ऑयल इज़ गुड। उसमें ऐसा कुछ खास फ्रेग्रेंस वाले ऑयल, ये ऑयल वो ऑयल, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ खास नहीं है। जस्ट प्लेन कोकोनट ऑयल इज़ वेरी सफिशिएंट।
लेकिन उसे अच्छे से मसाज करके अप्लाई करना ज़रूरी है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, जैसे कि हम एक बार हेयर ऑयल लगाते हैं, फिर हम ऐसे बाहर जाते हैं, तो उसमें सब जो है वो जमा हो जाता है, तो उसको वॉश भी करना ज़रूरी है। कई बार ये होता है कि हम कुछ दिनों तक उसे रखते हैं, तो विच इज़ नॉट गुड, तो राइट उसे हमें वॉश करना चाहिए, फिर अगेन हम अप्लाई कर सकते हैं। या तो बेस्ट ये है कि हेयर वॉश के पहले हम हेयर ऑयलिंग कर दें, मसाजिंग कर दें, और उसके बाद हम हेयर वॉश कर दें, उसके बाद कंडीशनर लगा दें। राइट तो इस तरह से हेयर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अच्छे से। मैंने भी जो सुना है ज्यादातर और या जो पढ़ा है उसमें यही है कि आप हेयर ऑयल अप्लाई करके अवॉइड करिए बाहर जाना, बिकॉज वो हाँ, तो पोल्यूशन धूल मिट्टी वगैरह सब आपके चीज़ें वहीं पे हाँ जमा होगी। स्काल्प में जमा होगी। और उससे अच्छा है कि आप हेयर वॉश से पहले हेयर हाँ, ऑयल कर दीजिए यस एब्सोल्युटली। वंस इन अ वाइल, और नॉट हाँ, नेसेसरी एवरी टाइम करना, हाँ, डिपेंडिंग कि आपकी हेयर की यस, क्वालिटी या कैसी है। ओके, सीम्स इंटरेस्टिंग। और हम्म, आपने लाइफस्टाइल फैक्टर भी बताया, तो मैं हाँ, लाइफस्टाइल पे आऊँ उससे पहले जो मेजर कंसर्न है हम्म, सबका हेयर लॉस का, हम्म, बहुत बड़ा कंसर्न है, तो हम लाइफस्टाइल के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। जी, बट पहले मुझे ये जानना है कि आज हेयर लॉस का प्रॉब्लम इतना क्यों बढ़ चुका है जो पहले कभी नहीं था। वही रीज़न है कि जो पहले कुछ फैक्टर्स थे, जैसे कि जीनेटिक फैक्टर्स है, हम्म तो वो तो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन जो आज जो चेंज हुआ है वो मेनली हमारे डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है। हम्म और वही रीज़न है जिस वजह से ये हेरिडिटरी फैक्टर्स है वो बहुत ही कम एज में, अर्ली एज में वो प्रेसिपिटेट होते हैं, अर्ली एज में हेयर लॉस बढ़ जाते हैं। तो डाइट और राइट एक्सरसाइज में बोलूँगा कि ये मेन रीज़न है जो जिस वजह से आज इतनी कम उम्र में भी हेयर लॉस और हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। इवन ग्रेइंग ऑफ हेयर, ग्रेइंग भी हम देखें कि पहले के टाइम में वो काफ़ी लेट एज में हुआ करता था, आफ्टर 50s। और अभी हम देखते हैं तो स्कूल में, कॉलेज में भी जो बच्चे होते हैं उनको भी इतना ही ग्रेइंग का प्रॉब्लम है। आप नहीं हाँ बिलीव करेंगे, मैंने कुछ टाइम पहले एक लड़की 6 साल की लड़की है, उनको ग्रेइंग हो रहा था, ऐसा केस ओ देखा। मैंने भी ये पहली बार देखा, 6 साल की उम्र में ग्रेइंग, मतलब क्या। बहुत ही और जल्दी। हाँ, और उनकी मदर ने बताया कि उनको घर का खाना पसंद ही नहीं है, वो हर रोज़ बाहर का खाना खाती है। 6 साल की उम्र में ग्रेइंग ऑफ हेयर। वाह। और क्या वो केमिकली ट्रीट करवाते थे अपने हेयर को या ऐसा कुछ था उनके कुछ केस में। नहीं, कुछ अच्छा नहीं, वो भी जस्ट नहीं था हाँ, उनका कि फूड रेगुलर हैबिट्स स्ट्रेटनिंग ही है। बहुत ही हाँ ऐसी थी, इनडिसिप्लिन थी। राइट। उनको बहुत बाहर का खाना हर रोज़ खाना पसंद था। सो इतनी कम उम्र में भी असर होना हाँ, शुरू हो हो सकता सकता है। है। करेक्ट यस, करेक्ट। और यस। आज आई थिंक वो जेनेटिक्स भी कहीं ना कहीं, एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स, हाँ, लाइफस्टाइल सब इकट्ठा ऑफ होके कोर्स। ये हुआ है। मैं यस। ग्रेइंग के ऊपर भी बात करूंगी। हुँ, हेयर लॉस को लेके आपने कम से कम कौन से उम्र के लोगों में सबसे मेजर इश्यूज पाए हैं, क्योंकि अब या पहले क्या था 40s के बाद थोड़ा ज्यादातर, राइट। आपने 17 साल का अनुभव है हाँ। तो आपने उसमें कुछ चेंजेस देखे हैं कि पहले ऐसा था अभी ऐसा है। अ, पहले जो 40s 50s में जो हेयर लॉस और बाल्डनेस हुआ करती थी, हम्म वो मुझे लग रहा है अभी 20s 30s में बहुत कॉमनली हो रही है। हम्म और वो भी अगेन जो मेन फैक्टर्स है उसके पीछे, वो भी डाइट है और लाइफस्टाइल है। ओके। और जो बोला जाता है ना फीमेल पैटर्न हुँ, बॉल्डनेस या और मेल पैटर्न, या तो दोनों का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। अ, दोनों में जो मेन रीज़न होता है हम्म वो हेरिडिटरी होता है। ओके। क्योंकि जो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है, हेयर हम्म रूट्स है, वो जब हार्मोन से ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो हम्म जल्दी वीक होने लगते हैं। ओके। हेयर फॉलिकल्स जैसे वीक होते हैं, वैसे ही हेयर स्ट्रेंथ कम होती है, हेयर का थिनिंग होता है, हम्म उसकी लाइफ है वो शॉर्ट हो जाती है, वो जल्दी से फॉल होने लगते हैं। कई बार उसके साथ स्प्लिट एंड्स आने लगते हैं, हेयर लॉस बढ़ जाता है। उस एक बार फॉल होता है तो उसके बाद जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो जाता है या तो बंद हो जाता है, जिसे मिनिचराइजिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। तो ये राइट हर सब चीज़ें होती है जो बाल्डनेस में होती है। राइट और पर्टिकुलरली इस तरह से मेल पैटर्न बाल्डनेस में, कि जिसमें एक पैटर्न राइट। होती है जो मेनली फ्रंट से शुरू होती है, हेयरलाइन रिसीड होने लगती है, जो जंक्शनल हेयर है वो काफ़ी थिन होने लगते हैं। वैसे ऐसे जंक्शनल केस, हेयर हाँ, मतलब। यानी कि जो हेयर लाइन पे जो भी हेयर है ना, हाँ हाँ वो थिन आउट होने लगते हैं। ओके। पर्सन को ऐसे फील ही नहीं होता है कि उनको हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा हाँ, ओके। ये जो पर्टिकुलरली पैटर्न बाल्डनेस जिसको बोलते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये रहती है कि उसमें पर्सन को हेयर फॉल दिखता ही नहीं है, लेकिन हम्म जो रूट्स है, फॉलिकल्स है, वो ऐसे ही सूखने लगते हैं।
ओके। इसका मिनिएचराइजिंग ऑफ फॉलिकल्स बोलते हैं। तो वैसे सूखने लगते हैं तो उसमें से ग्रोथ ही कम हो जाता है, तो ग्रोथ होगा ही नहीं, तो फॉल भी नहीं होगा। तो ऐसे हेयर फॉल, विजिबल हेयर फॉल जिसे बोलते हैं ना, वैसा दिखता ही नहीं है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे हेयर फॉल वैसे हो नहीं रहा है, तो ये कम क्यों हो रहा है। ओके, सो अगर आगे के बाल, फ्रंट यस, के बाल या अगर थिन होना शुरू हो जाए मेल्स या में, तो हमें वो एक आइडेंटिफिकेशन है यस कि शायद बॉल्डिंग शुरू हो चुका है। यस ओके, या तो एक तो हुआ हेयर थिनिंग, एक हम्म साइन है। हम्म उसके अलावा कैसे पता चले कि ओके अब मुझे शायद ये इश्यू शुरू हुआ है हेयर या फॉल का? वन इज हेयर थिनिंग, बीच में हेयर के बीच में गैप दिखने लगता है, मतलब कि हेयर की ओके। डेंसिटी कम होना, हम्म अंदर से स्काल्प की विजिबिलिटी बढ़ जाना, हम्म हेयरलाइन का रिसीड होना। तो ये हम्म सब चीज़ें बताती है। या और साथ में जो ऑफ कोर्स बाल्डनेस के जो पेचीज है हम्म वो अपीयर होने लगते हैं, ग्रेजुअली उसकी साइज बढ़ने लगती है। ओके तो ओके यूजुअली मेल पैटर्न में ऐसा होता है कि वो फ्रंट से शुरू होता है, फिर क्राउन पे दिखता है, और उसके बाद जो दोनों एरिया से वो धीरे धीरे करके कनेक्ट हो जाते हैं और फिर पूरा बाल्ड एरिया बना देते हैं। हम्म और फीमेल पैटर्न जो बाल्डनेस है उसमें टिपिकली जो इस तरह का पूरा एकदम प्लेन पैच, बाल्ड पैच नहीं बनता है, लेकिन हम्म उसमें जो मेनली जो पार्टीशन का एरिया है उसमें काफ़ी हेयर थिनिंग हो जाता है। ओके हाँ, ओके, पार्टीशन का एरिया यानी यस, कि जहाँ पे भी पार्टीशन करते यहाँ हैं वहाँ सेंटर में, सेंटर में। सेंटर में जो ओके पार्टीशन है वहाँ पे वो काफ़ी थीन आउट हो जाते हैं, वहाँ पे ओके। स्काल्प विजिबल होने लगता है। तो हम्म इस तरह का होता है। और उसकी ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट्स भी है, वो मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न में डिफरेंट है। ओके। या और अगर साइंटिफिकली देखें कि हम्म ये बाल क्यों झड़ना शुरू हो जाते हैं, हम्म उसका बायोलॉजिकली या एग्जैक्टली या क्या रीजन हो सकता है? आ, वैसे जो हम कहते हैं कि ये जीनेटिक है, हमारे हम्म फैमिली में है, हम्म तो उसका हम साइंटिफिक फैक्ट देखें तो जो मेल हॉर्मोन्स है वो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स। इसे हम्म इसलिए इसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहते हैं। राइट। लेकिन हॉर्मोन्स तो सब लोगों में है, हर एक मेल में वो हॉर्मोन्स है ही, लेकिन कुछ ही लोगों में वो बाल्डनेस अपीयर होती है। तो उसका रीज़न क्या है वो समझना ज़रूरी है। हम्म बेसिकली ये है कि जो हॉर्मोन्स है वो कल्प्रिट नहीं है, लेकिन जो हमारी जेनेटिक पैटर्न या जेनेटिक प्रोग्रामिंग है वो हम्म ऐसे फैमिली में ऐसे होता है कि उनके जो हेयर फॉलिकल्स है वो ये हार्मोन से ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। ओके तो उनकी ओके। ससेप्टिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा होती है, उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो वो जल्दी से अफेक्ट हो जाते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, ऐसे मिनिएचराइज होने लगते हैं, थीन आउट होने हम्म लगते हैं, और उसमें से हेयर ग्रोथ बंद हो जाता है। तो शुरू हम्म में वो थीन आउट होते हैं और फिर वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके। और जहाँ पे वो फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो गए वहाँ पे कोई हेयर ग्रोथ भी नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो वहाँ पे फॉलिकल्स ही चले जाते हैं तो कोई ग्रोथ भी नहीं होता है, ओके और हमें वो एरिया है वो पूरा बाल्ड एरिया की तरह दिखता है। राइट। डीएचटी का क्या रोल है? या तो डीएचटी है वो एक एजेंट है कि जो वो इफेक्ट है उसको हम्म मीडिएट करता है। ओके। तो जो कुछ मेडिसिन ऐसी है कि जो हम्म डीएचटी को ब्लॉक करती है, हम्म लेकिन वो मेडिसिन है उनकी कुछ ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो हम्म उसका बहुत ज़्यादा जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, मतलब कि ओके। वो ऐसे जनरसली यूज़ करने जैसी मेडिसिन नहीं है। डीएचटी ब्लॉकर्स को यस, ऐसे कैजुअली यूज नहीं यस, करना नहीं चाहिए, करना अंडर चाहिए। सुपरविजन ही करना यस, चाहिए। एग्जैक्टली। ओके। या हमने बात करी हेयर लॉस को लेकर, बट कितने हेयर स्ट्रैंड हर रोज गिरे हम्म तो वो कॉमन या नॉर्मल गिने जाते हैं? क्योंकि कुछ लोग तो कंघी में बाल देख के इतना स्ट्रेस लेते हैं, मुझे लगता है कि वो जो बाल है ना उसे कई गुना स्ट्रेस से और ज्यादा हेयर लॉस सही है, हो बिल्कुल जाता सही है। है। मैं देखता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना, तो उनका लेवल ऑफ स्ट्रेस देखता हूँ मैं बिकॉज ऑफ हेयर फॉल। हम्म वो इतना ज़्यादा होता है कि पहले मुझे ये बताना पड़ता है कि मैं मेडिसिन तो दूंगा ही, लेकिन पहले ये तुम्हारा स्ट्रेस बंद करो, हाँ वरना मैं कोई मेडिसिन की असर भी नहीं होगी, इतना स्ट्रेसफुल होते हैं। तो करेक्ट। वैसे ऐसा हम कह सकते हैं कि एवरी डे 100 हेयर फॉल होता है ना, इट्स नॉर्मल। ओके, 100 स्ट्रैंड तक गिरते हैं वो तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो ओके उसमें कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ओके नॉर्मल है। ओके। लेकिन उससे भी अगर जब ज़्यादा हो जाता है हम्म तो उससे हम थोड़ा एबनॉर्मल गिन सकते हैं। ओके। और अगर हम रूटीन अपनी लाइफ में देखें कि वो कैसे हमें पता चले कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम्म तो हम ऐसा देख सकते हैं कि कई बार हम जब सोते हैं तो अपने पिल्लो पे भी काफ़ी हेयर फॉल जी। हो जाते हैं, या कंघी में जब एक कॉम्ब करते हैं तब भी हम्म काफ़ी हेयर आ जाते हैं। हम्म
तो ये चीज़ें हमें बताती है कि ये हेयर फॉल बढ़ गया है, वरना इतनी ये रूटीन एक्टिविटी में वो नहीं होना चाहिए। जब हम वॉश करते हैं या ऑयलिंग करते हैं तो वो नॉर्मल है, लेकिन इस जगह पे जब हेयर फॉल, या तो कई बार हमें घर में या ऑफिस में ज़्यादा हेयर दिखने लगते हैं, तो इट्स नॉट नॉर्मल। राइट, राइट। तो सिद्धार्थ सर, आपने स्ट्रेस की बात अभी छेड़ी है, तो आज आप बता ही दो कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने से हेयर हेल्थ के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है और क्या किया जाए फिर उस केस में? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट स्ट्रेस का आज हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, जो हमारे स्ट्रेस जो हमारे राइट। लाइफ का एक पार्ट हो चुका है, जैसे मोबाइल एक हमारे लाइफ का पार्ट हो चुका है ना, ये स्ट्रेस भी हमारी लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। राइट। तो उसकी बहुत बड़ी इम्पैक्ट है वो हमारी हेयर हेल्थ के ऊपर होती है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो हमारे जो ब्लड फ्लो सर्कुलेशन जो है स्काल्प में, हेयर को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो कम हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। इस तरह के केमिकल्स और हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो एक नेगेटिव ग्रोथ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो डेफिनेटली वो हेयर हेल्थ को बहुत ही नुकसान करता है। राइट। लेकिन उसमें हमें लगता है कि हम कुछ हमारी लाइफ में ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं है। कई बार फीमेल्स मैं जब पूछता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस है, तो वो ऐसे बोलते हैं कि ऐसा कुछ सर स्ट्रेस तो नहीं है। लेकिन स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि हम बहुत काम करते हैं तो उसका जो हमें स्ट्रेस लगता है, इट्स नॉट ओनली स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब कि वो फिजिकल हो सकता है या साइकोलॉजिकल हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस में जैसे कि हम रात को देर तक जागना है, नींद कम करना है, स्क्रीन टाइम जो हमारा बढ़ता है, तो ये चीज़ें हैं, वो सब हमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देती है। एडिशनली कुछ हमारे जो नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव इमोशंस है, तो ये चीज़ें बहुत ही हमारे लिए स्ट्रेसफुल होती है। राइट। तो आज जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में सब लोग फेस करते हैं, तो रिलेशंस में जो है स्ट्रेस, तो ये चीज़ें है कि जो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, हो जाती है। मुझे तो लगता है कि हम जैसे काम करते हैं तो इट डजंट गिव स्ट्रेस, लेकिन ये जो नेगेटिविटी है वो बहुत बड़ी इम्पैक्ट स्ट्रेसफुल इवेंट हमारी लाइफ में होती है। आपने फिजिकल स्ट्रेस बहुत अच्छा बताया कि वो हम मिस कर जाते हैं। कुछ या लोग, जैसे आपने बताया, हमें भी जो लोग मिलते हैं ना 1-to-1 कोचिंग में, और हम कहते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना, अरे हाँ जीरो स्ट्रेस है ही नहीं। और हाँ फिर उनको पूछते हैं कितने बजे सोते हो आप, यस क्या खाते हो, तो पता हाँ चलता है कि कितना फिजिकल स्ट्रेस उनको, क्योंकि लेते वो हैं लेट तक जगते हैं। हाँ सुबह उठते हैं तो अलार्म को स्नूज करके फिर बार बार सोते रहना, और फिर हाँ। जगना, फिर सोना। और उनकी वैसे स्लीप भी हेल्दी स्लीप भी नहीं होती है कई बार। हम्म। तो ये बहुत ही एक विशियस साइकिल फॉर्म करता है हमारी लाइफ में। राइट, राइट। स्लीप से जो हमारा हेयर का एक स्टेज होता है ना ग्रोथ का, कि हम्म। ग्रोथ हुआ और फिर वो फॉल होता है, ग्रोथ होता है, फॉल होता है, तो उसमें स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल। हम्म। तो ये स्टेजेस क्या है एग्जैक्टली, हाँ अगर एक लेमैन को समझाना है, मुझे समझाना है, आप ऑडियंस को समझाना है, तो कैसे होता है वो पूरा प्रोसेस? वैसे हेयर ग्रोथ है और हेयर फॉल है वो एक साइक्लिकल फॉर्म में वर्क करता है। और एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि पहला स्टेज ऐसा है कि जिसमें हेयर ग्रो होता है, सेकंड स्टेज ऐसा है कि जिसमें हेयर फॉल होता है, और तीसरा स्टेज है जिसमें अगेन नेक्स्ट स्टेज के लिए, मतलब कि ग्रोथ के लिए हेयर फॉलिकल है वो प्रिपेयर होता है। ओके, और तो उसे इसे क्या कहा जाता है? इसे एनाजन, केटाजन और टीलोजन फेज कहा जाता है। तो ये हाँ। 3 फेजेस है कि जिसमें हेयर अगेन प्रिपेयर होता है, फिर वापस वही रूट से नया हेयर ग्रो होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं को बताना चाहता हूँ कि कई बार लोग जो हेयर फॉल देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि जब फॉल होता है ना, तो हेयर की टिप पे जहाँ से वो कनेक्टेड है स्कैल्प के साथ, वहाँ पे कुछ कनेक्टेड ऐसा कुछ टिश्यू जैसा लगता है। तो उनको लगता है कि ये हेयर फॉलिकल निकल गया है मेरा, राइट। लेकिन वो फॉलिकल नहीं होता है। वो उनके साथ जो बॉन्ड होता है ना फॉलिकल के साथ, वो होता है। ओके। इसलिए जहाँ से हेयर रूट के पास से वो निकलता है, तो उसके पास एक क्यूटिकल जैसा लेयर होता है, तो वो नेचुरल है। तो इसे देख के हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई हमें शायद हमारे रूट्स ही निकल गए हैं। अब बाल आएंगे ही हाँ, अब नहीं। आएंगे ही नहीं, तो ऐसा कई लोगों को लगता है। तो इट्स ए राइट। मिथ, और ऐसा कुछ नहीं है। हेयर जो ग्रो हुआ है वो फॉल होना ही है। जैसे हमारे जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित ही है, वैसे ही हेयर जो ग्रो हुआ है उसका फॉल होना निश्चित ही है। राइट, और फिर वहां हमारे पे हाथ नए में है आएंगे। उसकी हेल्थ मेंटेन करना, उसकी लाइफ को राइट। प्रोलॉन्ग करना, उसकी हेल्थ को अच्छी रखना। परफेक्ट, परफेक्ट। सो हेयर फॉल होता है नेचुरली,
बट वो Yes. उसका जो स्पीड है, जिस स्पीड से वो हो रहा है और जिस क्वांटिटी में हो रहा है, वो हाँ, हमारे हाथ में है, लाइफस्टाइल के यस हाथ में है। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर हमारा डाइट अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छी है, स्ट्रेस हम मैनेज अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम स्ट्रेस ना लें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी करें तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होता ही है। राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसे मैनेज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट राइट। तो ये जब हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो जो हेयर का ग्रोथ है वो अच्छा होता है, हेयर फॉलिकल की हेल्थ अच्छी होती है, तो उसमें से जो नया हेयर ग्रो होता है उसकी थिकनेस अच्छी होती है, ओके और उनका जो बॉन्डिंग है, कनेक्टिविटी फॉलिकल के साथ है, वो भी काफ़ी टाइम तक अच्छी रहती है। ओके। जो मैंने फर्स्ट फेज बताया, एनाजन फेज, तो जब हेल्थ अच्छी कंडीशन में है तो उनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है, यानी कि वो काफ़ी लंबे होते हैं। ओके। और अगर फॉलिकल्स की हेल्थ अच्छी नहीं है तो ऐसे केसेस में होता है कि जो फॉलिकल है वो वीक हो जाते हैं, तो उनका साथ जो हेयर का बॉन्डिंग है वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है और हेयर जल्दी से फॉल होने लगते हैं, और राइट। नया हेयर ग्रो होने में भी वहाँ पे टाइम लगता है। इसलिए हमें लगता है कि थिनिंग हो गया है, हेयर ग्रोथ कम हो गया है, नए हेयर ग्रो नहीं हो रहे हैं। पर्टिकुलरली फीमेल में ऐसी बताती है राइट। लेडीज़ की, ये मेरा जो बालों का जो जत्था है, अमाउंट बल्क ऑफ हेयर है वही कम हो गया है। मैं पहले राइट जैसा जितना वॉल्यूम देखती थी मैं हेयर का, उससे हम्म। आधा हो गया है। राइट इट्स बिकॉज थिनिंग। राइट। सो अभी कोई ऐसे सप्लीमेंट्स आप सजेस्ट करेंगे या कोई न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकली जो ज़रूरी है हेयर लॉस में या हेयर की ग्रोथ को इम्प्रूव करने में? जी, कई बार हम चाहते हैं कि हम अच्छा फूड लें, हम हेल्दी फूड लें, हम्म लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा फूड है, हम चाहे कितना भी हेल्दी फूड लें, हम्म लेकिन जो फूड में जो उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ डिटोरेटिंग सॉइल क्वालिटी। तो हम करेक्ट। कई बार हर तरह से हेल्दी फूड लेना चाहें, ले, उसके बावजूद भी हमारी हेल्थ, हेयर की हेल्थ है वो कई बार हम नहीं मेंटेन कर पाते हैं। करेक्ट। और कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी आज बहुत कॉमन है, जैसे B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, क्योंकि हम आज सनलाइट में जाते ही नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सनलाइट एक्सपोजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे विटामिन डी बनता है, उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, जो प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ है वो बॉडी की बिल्ड होती है, राइट। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो आज हम कम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये पर्टिकुलर बायोटीन है, तो ये पर्टिकुलर विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से राइट। जो हेयर फॉल और हेयर लॉस होता है, ऐसे केसेस में जो सप्लीमेंट्स लेना है, इट्स अ गुड आइडिया, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और ये सप्लीमेंट्स के लोग पूछते हैं कि साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो उसमें ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल सप्लीमेंट्स ही है, राइट। तो उसमें कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट भी जो नहीं है कि एसेंशियल जो, हाँ, न्यूट्रिएंट्स है वो देते यस हैं। यस राइट। या, राइट। करेक्ट। और ग्रे हेयर की बात आपने जब करी, जी, तो आज जैसे 6 साल की उम्र, मैंने जो अर्लीस्ट देखा है वो है 13, 14, 15 हाँ, के हाँ, हाँ, आसपास या, लोगों को, फीमेल्स को स्पेशली मैंने देखा हाँ, है कि बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर हो राइट, जाते हैं। क्या उसमें जो हार्श वाटर अभी है उसका भी कहीं रोल आ जाता है? स्ट्रेस, हाँ, जेनेटिक्स, हाँ, क्या क्या वजह है? डेफिनेटली वाटर इज़ ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, और हम्म हम हेयर वॉश करते हैं तो वो तो डेफिनेटली अफेक्ट करता ही है। हम्म तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल है, और उसके साथ डाइट, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आज बहुत ही हमारी जो लाइफ ऐसी हो गई ना कि हमें बाहर का खाना ही अच्छा लगता है। राइट। जो नॉर्मल नेचुरल फूड्स है वो हमें कम पसंद आता है, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा टेस्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो वही हम खाते हैं ज़्यादा, तो उससे हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। राइट। टेस्ट में अच्छी लगती है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न हेयर ग्रेइंग होता है जो। ओके, उसे जो एक बार ग्रे हो चुके हैं हाँ, उसको ब्लैक हाँ। कर सकते हैं? कलर से। कलर से, बाकी नेचुरली संभव नहीं है, नहीं है। क्योंकि वो जो वो क्या बोलते हैं, तोड़ आते हैं ना कुछ कुछ यूट्यूब पे और रील्स पे कि आप अनियन लगा लो तो काले हो जाएंगे, आ, ऐसा कुछ नुस्खे आते हैं, सही नुस्खे आते हैं है। तो। नहीं, मैंने देखा नहीं है कभी कि ऐसा करने से कुछ किसी को हेयर फॉल बंद हुआ हो, या तो उससे कुछ ग्रे हुए हो, अगेन ब्लैक ओके। हुए हो, ऐसा कभी देखा नहीं है, सुना भी नहीं है। ओके। ठीक है। और शायद ये हो सकता है कि ग्रेइंग जो ज्यादा हो रहा है उसको हम्म, हम कंट्रोल कर सकते हैं।
हाँ ऑफ कोर्स जो हम्म जो हमारी ये बेसिक चीज़ें है उसे हम जब मेंटेन करते हैं ना तो उससे हमारा ग्रेइंग है वो स्लो होता है। ओके या ठीक है। बाकी जो एक बार सफेद हो हो गए गए हैं। बाल हम्म। वो अब काले नहीं हो सकते हैं। हाँ ऐसे प्रैक्टिकली नहीं होते हैं लेकिन मैंने जो सुना है हम्म कि कुछ लोगों ने कुछ ऐसे नेचुरल रेमेडीज करके हम्म वापस ग्रेइंग में से ब्लैक हेयर ब्लैक जनरेट किया। किया ऐसा सुना है। लेकिन राइट। मैंने देखा नहीं है ना तो ऐसा कुछ मेडिसिन अवेलेबल है। कुछ हम्म ऐसे जो ग्रेइंग के लिए मेडिसिन अवेलेबल है हम्म उसके भी कुछ ऐसे डेफिनेट रिजल्ट्स नहीं है पर्टिकुलर मैं जो एलोपैथी का बता रहा हूँ। जी। तो उसमें ऐसे कोई ग्रेइंग के अभी डेफिनेट रेमेडीज नहीं है। आई थिंक कुछ लोग शायद कमेंट भी करेंगे कि नहीं मैंने अपने ग्रे बालों को काला हाँ किया हाँ है हो सकता है। शायद। क्या पता आयुर्वेदिक या हाँ वही। नेचुरोपैथी या हाँ मे बी उसमें हो भी सकता होम्योपैथी है। हो भी हो सकता भी है सकता बट है या इतना कॉमनली देखने को नहीं नहीं मिलता है। मिलता आपको है बहुत लंबे या समय तक पेशेंटली उसे फॉलो करना ट्रू ट्रू पड़ेगा। ट्रू। एक जटा मासी करके मुझे पता है मेरे पापा ने बोला था उसके बारे में। जटा मासी जो एक बहुत अच्छा आयुर्वेद में यूज किया जाता है। अच्छा। आई थिंक नेचुरोपैथी में भी वो सजेस्ट करते हैं आई हम्म। बिलीव। तो वो बहुत ज्यादा लोग आई अच्छा। थिंक फेमस हाँ हुआ है अच्छा। उसको लेकर। तो मे बी इट मैंने माइट ऐसे वर्क। सुना है मेरे नाना थे उनकी काफी एज थी तो उस टाइम हम्म, पे उनको वापस ब्लैक हेयर आए थे। अच्छा। ऐसा मैंने सुना है लेकिन हाँ अब हु क्या नोज हाँ कैसे शायद हुआ होता होगा भी वी होगा। नेवर नो। और मैं अपना वैसे भी बॉडी है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जी। मशीन बनाया है भगवान ने। तो उसमें हम ऐसा ही होता है ऐसा तो कभी डेफिनेटली बोल ही नहीं सकते लेकिन जो हम यूजुअली देखते हैं या तो साइंस में जो भी हमने देखा है हम्म होते हुए तो उसमें ऐसे अभी ग्रेइंग है उसका रिवर्स होना वो हमने जी देखा नहीं है। जी करेक्ट करेक्ट। अच्छा अभी हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं जी। क्योंकि हमने हेयर फॉल का स्टेज देख लिया बट जिन जो नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं कि अब राइट। चाचा जी भी को भी है पापा को भी था और अब राइट। मुझे भी आया है तो अब नहीं कंट्रोल कर सकते। तो हम्म। हेयर ट्रांसप्लांट या पहले तो किसे उसके बारे में सोचना चाहिए। वैसे जब भी बाल्डनेस अपीयर होती है हम्म तो जिसमें हमने बताया कि उसमें फॉलिकल से वही डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ओके। कुछ लोग उसमें भी बहुत ऑयल लगाते हैं शैम्पू लगाते हैं कुछ ना कुछ लगाते हैं। लेकिन वो कैसा है पता है कि जो प्लेन जो जमीन है हम्म उसमें हमने खाद डाला पानी डाला लेकिन अंदर सीड ही नहीं है हम्म तो उसमें कुछ नहीं उगेगा हम चाहे कितना अच्छा खाद डाले पानी डाले सब कुछ कर ले लेकिन कुछ नहीं उगेगा। राइट। वैसा ही है कि जो बाल्डनेस है कि जिसमें अंदर से जो फॉलिकल्स है वही डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो उसमें हम चाहे कुछ भी करें कुछ नहीं उगेगा कोई हेयर ग्रोथ नहीं होगा। ओके। तो ऐसे लोग जिनको इस तरह के बाल्डनेस के पेचेस अपीयर होने लगे हैं तो ऐसे लोग हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच सकते हैं क्योंकि उनको कोई भी मेडिसिन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ओके। पे मेडिसिन मतलब मैं कुछ इंजेक्टेबल मेडिसिन है जो बहुत कॉमन प्रैक्टिस में वो भी बताना चाहता हूँ। जैसे पीआरपी ट्रीटमेंट शायद आपने सुना हो। जी बहुत सुना है। हाँ हाँ। कि बहुत लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर हमें पीआरपी कर दो। हम्म तो ऐसे ये चीज़ें हैं उनसे जो डिस्ट्रॉय फॉलिकल है हम्म वो कभी है रीग्रो नहीं होते हैं। वो एग्जैक्टली exactly होता क्या है अगर आप समझा अच्छा। सकते हैं कि पीआरपी ट्रीटमेंट हेयर ग्रोथ को लेकर वो होता क्या है। जी बेसिकली जो हमारा ब्लड है उसमें एक प्लाज्मा है और उसमें कुछ ऐसे ग्रोथ कंपोनेंट्स है उसे हम सेपरेट करते हैं और उसे हेयर फॉलिकल्स हेयर रूट्स के पास इंजेक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो फॉलिकल का ग्रोथ है वो बढ़ता है। ओके लेकिन वो किस पे काम करता है जहाँ पे फॉलिकल्स है। ओके। जहाँ पे फॉलिकल्स है ही नहीं उसमें हम कुछ भी करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। हम्म लेकिन पीआरपी ऐसी क्रेजी चीज़ है ना कि कई बार बहुत डॉक्टर्स भी ऐसे फ्रीली एडवाइस करते हैं कि तुम पीआरपी करा लो। और लोग कितनी बार पीआरपी करते हैं हजारों लाखों रुपए पीआरपी में खर्च करके फिर आते हैं कि सर हम अब अभी हमारा हेयर ग्रो हुआ नहीं है तो वो हम ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। तो बहुत क्रेजी चीज़ है ये। और ऐसी ही क्रेजी चीज़ एक मिनोक्सिडिल है जो लोग ओवर द काउंटर ले लेते हैं। कहीं भी हाँ। मेडिकल स्टोर में जाके पूछते हैं कि हमें हेयर ग्रोथ के लिए दे दो तो एक बोतल दे देते हैं जो मिनोक्सिडिल होती तो है। मिनोक्सिडिल एक्चुअली है क्या। वो बहुत हेयर हाइप ग्रोथ हो के लिए चुका है। मेडिसिन है। हेयर हेयर ग्रोथ ग्रोथ की के लिए ही मेडिसिन मेडिसिन ओके। है या लेकिन उसका भी यूज अगेन बहुत जुडिशियसली करना चाहिए विद गाइडेंस करना चाहिए। ओके। वो ऐसे ही नहीं है कि हम जैसे कुछ भी मेडिसिन की तरह वैसे ही ले लें विदाउट गाइडेंस। तो ये मिनोक्सिडिल भी लोग ऐसे यूज़ करते हैं वो मैं एडवोकेट नहीं करता हूँ उनको। कंसल्टेंट एक्सपर्ट है उनको पूछ के उनको ज़रूरत है कि नहीं वो पूछ के ही यूज़ करना चाहिए। राइट। क्योंकि जब लंबे टाइम तक मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं ना तो उनकी इफेक्ट ही चली जाती है। तो जब हमें रियल जब उसकी ज़रूरत है तो वो मिलती नहीं है।
राइट। तो उसको बहुत जुडिशियसली सिलेक्टेड केसेस में ही यूज़ करना चाहिए। ओके। और पीआरपी भी ऐसा ही है अगेन, कि हम जब रिपीटेडली उसे करते हैं ना तो एक स्काल्प में फाइब्रोस हो जाता है, तो उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको लंबे टाइम तक करते रहने से वो डिमिनिश करता है। इसलिए उसे भी जुडिशियसली करना चाहिए, जब राइट। इंडिकेशन है तभी करना चाहिए। ओके। या तो हम जो बात कर रहे थे कि ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, तो उस पे आते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन जब ऐसे बाल्डनेस के पेचेस अपीयर होने लगे ना, तो वैसे केसेस में ट्रांसप्लांटेशन ही एक रास्ता है कि जिसमें हम नए फॉलिकल्स को इम्प्लांट करके वहाँ पे नया हेयर ग्रोथ पा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पीछे बाल है यस जिसको भी, जी, तो वहां से कुछ हेयर फॉलिकल लेकर हाँ बिल्कुल इम्प्लांट करते हैं बिल्कुल। जहां पर या नहीं है। या ओके। ओके। तो और आ, और साथ में उनके हम्म कुछ ऐसे पर्सन जो है फिजिकली हेल्दी है, हम्म क्योंकि कई बार एज की वजह से या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर उनको इश्यूज है, हम्म तो वैसे लोगों के लिए वो एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन जो भी अदरवाइज हेल्दी पर्सन है, हम्म उनको बाल्डनेस का प्रॉब्लम है, ओके। तो उनके लिए कौन से ट्रांसप्लांटेशन इज कंडीशन द में नहीं बेस्ट करना कंडीशन। चाहिए? कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन हो कि जिसमें वो फिजिकली मेडिकली फिट नहीं है सर्जरी के लिए, ओके। बिकॉज ओके। हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज ए सर्जिकल प्रोसीजर। तो अगर वो सर्जरी के लिए फिट नहीं है तो हम्म उनको नहीं कराना चाहिए। ओके। ओके। और दूसरा है कि उनके पास डोनर एरिया सफिशिएंट होना चाहिए। कई बार हम्म ऐसा होता है कि उनको इतना सीवियर हेयर लॉस है कि जिसमें जो जो पीछे का एरिया जहाँ जिस पे मेन अच्छे क्वालिटी के हेयर फॉलिकल्स मिलते हैं वही कमज़ोर हो गया होता है। तो वैसे केसेस में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। राइट राइट। और हेयर ट्रांसप्लांट क्या बहुत पेनफुल प्रोसेस है? क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, और हम यस उन लोगों से बात कर रहे हैं हाँ जिन्होंने डिसाइड कर ही लिया है कि हेयर ट्रांसप्लांट हमको करना है, क्योंकि हम्म ऑफ कोर्स इट इज़ ऑलवेज अ बेटर आइडिया कि वहाँ तक बात पहुँचे ही नहीं, उसके लिए हेयर राइट का ख्याल रखो ऑफ कोर्स जो भगवान ने दिया है। हाँ बट अगर आप कोई जाना चाहता है उसके हाँ लिए, हाँ तो हाँ उसका एजुकेशन अगर हम दे या दे, शायद या उससे हेल्प मिल जाए। हम्म तो उसमें क्या होगा? आप पूछ रहे हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या अगर क्या वो बहुत ज़्यादा पेनफुल पेनफुल है? प्रोसेस है? हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से करते हैं। राइट। क्योंकि जैसे हम करते हैं तो वो बहुत ही पेनलेस वे में करते हैं। ओके। हमारे यहाँ पे बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं, उनको हर बार मैं पूछता भी हूँ कि क्या आपको कोई तकलीफ हुई? एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। ओके। तो उस तरह की टेक्निक है जो मैंने डेवलप की है एक्सपीरियंस के साथ, तो बहुत ही कंफर्टेबल वे में होता है। ओके। क्योंकि पेन ये हमारे लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। कई बार हम कोई हाँ। सर्जरी कराने जाते हैं ना, तो राइट सबसे पहला डर लगता है कि पेन नहीं होना चाहिए। राइट। लेकिन हमने जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं ना, उस टेक्निक के साथ बहुत ही कंफर्टेबल वे में ये होता है, उसमें कोई पेन भी ओके। नहीं होता है। ओके। इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं? कोई भी सर्जरी है उसके साइड इफ़ेक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन जब वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन थिएटर में की जाती है, क्वालिफाइड पर्सन एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा की जाती है ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस है वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ओके। या ओके। और ये लेकिन कोई भी कंडीशन, कोई भी सर्जरी हो, उसमें जैसे सर्जरी में इन्फेक्शन हो सकता है, हम्म ब्लीडिंग हो सकता है। हम्म कई बार ऐसा भी सुनते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन करवाया था लेकिन हेयर ग्रो नहीं हुए, हम्म या तो हेयर ग्रो हुए लेकिन वो बहुत एक साल में पूरे चले गए। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसे हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन की साइड इफेक्ट कह सकते हैं। इनएडिक्वेट हेयर ग्रोथ है। राइट। कई बार ट्रांसप्लांटेशन के बाद लोगों को जो हेयर ग्रो हुए हैं वो नेचुरल लुकिंग नहीं होते हैं। तो अगेन वो भी हम ऐसे ही कह सकते हैं कि वो पर्सन तो वैसे भी करा के भी वो हैप्पी नहीं होगा, खुश नहीं होगा। तो मे बी सही जगह पे करवाना हाँ, ये ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है कि राइट। बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन इज़ आर्ट एंड साइंस। क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन में हम हेयर ग्रो कर देंगे, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, उनकी जो आगे की हेयर लाइन है, वो अगर प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं हो, उनके फेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से उनके ऊपर अच्छी लगे, वैसी हेयर लाइन नहीं है, हेयर डायरेक्शन नहीं है, डेंसिटी अच्छी नहीं है, तो वो नेचुरल नहीं दिखता है। ओके। ओके। तो तो ये सब बाल चीज़ें जो बहुत आते ज़रूरी हैं है। या ट्रांसप्लांट में, वो फिर कितना टिकते हैं? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और लोगों का हमेशा ये कंसर्न होता है हाँ। कि चलो मैंने ट्रांसप्लांट कराया तो ये तो अब लाइफ टाइम रहेगा ना, ऐसा लोग हर बार पूछते हैं ये। जी। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें पूरी बाल्डनेस आ गई है, हाँ। ऑलमोस्ट 70-80 साल पे पूरी बाल्डनेस आ गई है, जी। लेकिन उनके जो पीछे के हेयर होते हैं ना वो बहुत अच्छे थिक और डेंस होते हैं। देखे ऐसे लोग? जी जी जी, बहुत। और आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिन्हें इस तरह की पूरी बाल्डनेस आ गई है 30s एज पे, 40s में, जी और पीछे के बाल भी एकदम कमजोर हो गए हैं। जी जी। तो ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है। उसका रीज़न ये है कि मेनली हमारा जो जीनेटिक प्रोग्रामिंग है
उससे डिसाइड होता है कि जो हम्म। पीछे के हमारे हेयर है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, हम्म। जिसे हम बढ़ा भी नहीं सकते हैं ना तो हम कम कर सकते हैं। हाँ, अगर हमने सही डाइट या लाइफस्टाइल फॉलो नहीं किए तो वो कम हो सकता है, लेकिन उससे हम बढ़ा नहीं सकते हैं। ओके। तो ऐसे केसेस में जब जेनेटिक प्रोग्रामिंग इस तरह का है तो वैसे केसेस में वो ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी उनकी जो लाइफ है वो ऑफकोर्स कम होती है, और जिसका ऐसे जेनेटिक प्रोग्रामिंग ही अच्छा है हम्म। तो और ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस अच्छी तरह से हुई है और पर्सन अच्छे से हेल्दी डाइट हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो उनकी लाइफ है वो सालों तक टिकती है। ओके, तो वो अगेन लाइफस्टाइल के ऊपर भी काफी आ डेफिनेटली जाता है और कितना डेफिनेटली आप इट्स, ध्यान रखते हाँ, हैं। 3 फैक्टर मैं बताता हूँ कि ये हाँ। जो जेनेटिक प्रोग्रामिंग है, ट्रांसप्लांट प्रोसीजर किस तरह से हुई है, और तीसरा जो है वो डाइट और लाइफस्टाइल है। तो ये तीनों अगर सही है तो वो सालों तक टिकते हैं, अगर इसमें से कुछ भी गड़बड़ है तो उसकी लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, कम होती है। किसी ने अगर ट्रांसप्लांट करवा दिया जी। तो उसके बाद कौन कौन सी चीजों का ख्याल मेनली रखना है ताकि वो लंबे समय तक बाल टिके? ये जो 3 फैक्टर मैंने बताया तो हम्म। उसमें से जेनेटिक प्रोग्रामिंग है जो हमारे हाथ में ही नहीं है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो हमारे हाथ में 2 चीज़ें रहती है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन सही जगह पे कराना, सही सर्जन से कराना, ताकि वो प्रॉपर वे में हो। उसमें जो फॉलिकल्स को जैसे ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन हैंडलिंग करना चाहिए, उसे प्रिजर्व करना चाहिए, वो अच्छी तरह से हो, ओके। तो उसकी जो नेचुरल लाइफ है वो मेंटेन होती है। और राइट। दूसरा जो पार्ट है वो पेशेंट का पार्ट होता है कि राइट। उनको वो किस तरह से केयर करते हैं, ओके। जिसमें ऑफ कोर्स डाइट है, लाइफस्टाइल है, हेयर केयर है। तो ये जब वो अच्छी तरह से करते हैं तो उसमें वो सालों तक टिकते हैं, तो ये परफेक्ट। चीज़ों का उनको केयर करना चाहिए। ठीक है, और अगर वो करते हैं तो लंबे समय तक हाँ उनको हाँ चिंता हाँ करने की जी। जरूरत नहीं है। सर एक काम करते हैं, अभी बहुत क्लैरिटी मुझे मिला है और मजा आया है जानने में। अब एक नेक्स्ट सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कॉल्ड रैपिड फायर राउंड, है ना? तो मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी, लोगों के या छोटे छोटे सवाल हैं जो मैंने इकट्ठा किए हैं। या आप उसका जवाब अगर दे सके, आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ या पीपल। श्योर ग्रेट सर, रेडी है? या पहला सवाल, क्या शैम्पू एवरीडे जो करना चाहते हैं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए ज़रूरी नहीं होता है एवरीडे करना। ओके। कोम्ब जो अलग अलग किस्म के आते हैं उसमें एक वाइड टूथ होता है या और एक ब्रश होता है जिसमें बहुत नैरो होता है, नैरो कौन सा बेटर? वाइट टूथ कॉम्ब इज बेटर। ओके। या वजह क्या होगी उसकी? क्योंकि वो ज़्यादा खींचाव देता है। अगर हम हम्म। नैरो टूथ कॉम्ब जब यूज़ करते हैं ना तो हम्म। वो हेयर फॉलिकल्स को खींचाव देता है, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। ओके, सो वाइड टूथ बेटर या है। ठीक है। अगर कोई कैप पहनते हैं लंबे हम्म समय तक हम्म या हैट पहनते हैं तो लोगों को लगता है उससे हेयर फॉल होगा, क्या ये फैक्ट है या मिथ? अगर वो केप या हैट है वो ज़्यादा टाइट है और लंबे हम्म। टाइम तक पहन जाती है तो डेफिनेटली वो हो सकता है। ओके, या सो लंबे समय तक नहीं नहीं पहनना पहनना चाहिए। चाहिए। ऑल राइट। इवन हेलमेट, अच्छा, हेलमेट हाँ, भी। जब भी वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक पहना जाता है हम्म। और एवरीडे पहना जाता है तब वो नुकसान राइट। कर सकता है। राइट, सो पहनना नहीं है ऐसा नहीं है, नहीं है, अ, पहनना चाहिए, पर लेकिन हाँ केयरफुली। केयरफुली, यस। राइट। ओके। अगर एक ग्रे हेयर है और उसको मैं तोड़ती हूँ तो उससे और ज्यादा ग्रे हेयर आ जाएंगे, इज नहीं, इट अ बिल्कुल फैक्ट? नहीं। नहीं। नहीं, ओके, तो मतलब उसका कोई लेना देना कोई नहीं लेना है। देना नहीं ओके, इंटरेस्टिंग। है। जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा आपके हेयर फॉल को असर करती है? डिपेंड ऑन पर्सन, दोनों ही हो सकती है। ओके। दोनों में से कोई भी हो सकती है या दोनों ही हो सकती है। ऑल राइट। दो टेक्निक है, FUE और हाँ FUT फॉर हेयर या ट्रांसप्लांट, या आप कौन सी प्रेफर करते हैं? मैं FUE प्रीफर करता हूँ। ओके, या और दोनों का स्लाइटली क्या फर्क है अगर समझा सकते हैं? दोनों में जो मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग है हम्म। वो डिफरेंट होती है। जो FUE मेथड है उसमें जो इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल्स है उससे हार्वेस्ट किया जाता है, जबकि FUT मेथड है उसमें एक पूरी स्किन के साथ उसकी स्ट्रिप है जो हेयर की, उसे हार्वेस्ट किया जाता है और उसमें से उसे सेपरेट किया जाता है इंडिविजुअल फॉलिकल्स को, और फिर बाद में इम्प्लांट किया जाता है। ओके। और उसमें जो भी स्ट्रिप हमने हार्वेस्ट की है स्किन की तो हम्म। उसे क्लोज करना पड़ता है, तो वो प्लास्टिक सर्जरी स्यूचर्स से उसे क्लोज किया जाता है। ओके। तो वहाँ पे एक निशान रह जाता है जो पूरा एक कंटिन्यूस स्कार बन जाता है। तो हम्म। वो एक लोगों को कंसर्न होता है, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वो FUT अभी कम यूज़ होती है। अदरवाइज दोनों ही टेक्निक अच्छी है, उसके कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस भी हैं, हम्म। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि यही बेटर है। हम्म। लेकिन कॉमन जो टेक्निक जो मैं यूज़ करता हूँ वो FUE टेक्निक है। ओके। ओके, ठीक है। किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हो तो उसकी रिकवरी के लिए हम्म सबसे क्विक
अच्छी बेस्ट टिप कौन सी होगी? रेगुलर हेयर ग्रोथ मेडिसिन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके। अगर किसी को डेंड्रफ है तो या उसकी कोई बेस्ट रेमेडी? शैम्पूज फॉर डेंड्रफ। ओके, हाँ गुड क्वालिटी हाँ, शैम्पू। गुड क्वालिटी शैम्पू। ऑलराइट। ब्लो ड्राई या नेचुरली ड्राई होने दे बालों को? कोई भी ठीक है, हीट ड्राई नहीं करना चाहिए। ओके, सो ब्लो ड्राई विदाउट हीट विदाउट हीट या नेचुरली ड्राई, यस। ठीक है। हेयर जेल का इस्तेमाल करना, यस और नो? इज इट गुड और नहीं बैड? करना चाहिए विदाउट गाइडेंस ऑफ ट्राइकोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, नहीं ओके करना चाहिए। ओके, ठीक है। उससे क्या नुकसान होता है? कुछ केमिकल्स होते हैं जो हेयर को डैमेज कर सकते हैं, तो अगर करना है Right. तो भी ऐसे मेडिकेटेड जेल्स अवेलेबल है, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आपका पिलो केस सिल्क या कॉटन कौन सा है? उससे आपके हेयर फॉल को नहीं, कुछ असर बिल्कुल होता है? नहीं। ओके, ठीक है। Doesn't make सो दोनों में से कुछ भी चलेगा? यस यस। ऑल राइट। कौन सी एक ऐसी प्रोडक्ट है हेयर के लिए जो सभी के घर में होनी चाहिए? गुड क्वालिटी शैम्पू एंड कंडीशनर। ओके, और गुड क्वालिटी को हम डिफाइन करना चाहे तो एक शब्द में या एक लाइन में कैसे करेंगे? मतलब वो इनोसेंट होने चाहिए, ऐसे टॉक्सिक या हार्श जिसको बोल सकते हैं वैसे नहीं होने चाहिए, ओके, माइल्ड माइल्ड होने हो चाहिए। सकते हैं, यस। ठीक है। हेयर हेल्थ को लेकर वर्स्ट ट्रेंड जो आपने देखा वो कौन सा है अब तक का? स्ट्रेटनिंग। तो उसके भाई बहुत बहन? बहुत कॉमन देखा है, काफ़ी लोग बहुत कराते हैं। कराते हैं तब अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जो हेयर डैमेज होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली स्ट्रेटनिंग कैसे होगा, तो वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसके लिए हेयर के जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड्स है, उन्हें डैमेज करके वो किया जाता है। तो ऑफ कोर्स उससे उसकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो कम होती है। ओके। जिसने भी कलर ट्रीटेड हेयर है या ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट या करवाई है, कैरेटिन हो या स्मूथनिंग हो, स्ट्रेटनिंग हो, या करवा दिया है, अब या नहीं रिवर्स हो सकता, उनके लिए कोई टिप? इस तरह के जो केसेस है कि जिसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको हेयर ग्रोथ मेडिसिन लेना ही पड़ता है। उसके बिना वो हेयर फॉल या हेयर लॉस जो ऑनगोइंग है वो कंट्रोल नहीं होता है। ओके, आपने हेयर ग्रोथ को लेकर जो बिगेस्ट मिथ सुना हो वो कौन सा है? हेयर को शेव करते हैं या ट्रिम करते हैं ना, तो हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है। बहुत लोग मानते हैं ऐसा। ऐसा सो नहीं होता है, ये मिथ है। मिथ है, बहुत बड़ा मिथ ओके है ये। ओके। जो हाइलाइट्स करवाते हैं फीमेल्स, हाँ। यस नो? नो। नहीं करवाना नहीं। चाहिए, ओके। एंड जिनको बियर्ड्स ग्रो नहीं करते हैं मेल्स को, वो कुछ ऑयल्स आते हैं जो लगा लगा कर सोचते हैं कि बियर्ड आएगी, इज इट यस नो? नहीं आती है। नहीं आती नहीं है। है, ओके। उसके लिए भी ट्रांसप्लांटेशन है, वो बहुत अच्छा रास्ता है कि जिसमें हम नए फॉलिकल्स इम्प्लांट करके बियर्ड ग्रोथ ला सकते हैं। मतलब बियर्ड में भी हाँ हाँ ट्रांसप्लांट हो हाँ, हो सकता है? सकता है। ओके, यस। इंटरेस्टिंग। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मिनिमम कौन सी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम कौन सी एज? वैसे मिनिमम या मैक्सिमम एज ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई भी एज पे कर सकते हैं अगर पर्सन मेडिकली फिट है तो। लेकिन यूजुअली उनको थोड़ा डिले किया जाता है जब वो ऐसे 20s में या आते हैं, तो प्रिफरेबली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप हेयर ग्रोथ मेडिसिन लीजिए। उसके बाद अगर वो सही नहीं होता है और आपको लग रहा है कि आपको हेयर चाहिए ही चाहिए, तो वैसे केसेस में हम अर्ली एज में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, 20s में भी कर सकते हैं। ओके और लेट एज की अगर बात करें तो फिट है पर्सन तो वो कोई भी एज में करा सकते हैं। ओके, इन वेदर इट इज इन 50s और 60s भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, यस ठीक है। हेल्दी है, फिट है तो प्रॉब्लम नहीं यस है। यस। अच्छा, अब एक कौन सी ऐसी हेयर स्टाइल है कि जो लोगों को बिल्कुल, स्पेशली फीमेल्स को नहीं करनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की वजह बन जाता है? बहुत ही जो टाइट जो हेयर को बांध के जो भी की जाती है वो अवॉइड करना चाहिए। ओके, आई थिंक या वो मेल फीमेल दोनों को। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स या। कुछ लोग हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उल्टे लटकते हैं, यानी शीर्षासन करते हैं या ऐसा कुछ, डज इट अच्छा, वर्क? हाँ, वैसे जो भी हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इट्स डेफिनेटली गुड फॉर आवर हेल्थ, इवन ओके, फॉर हेयर हेल्थ। शीर्षासन करते हैं तो इट ऑल्सो इंक्रीजेज ब्लड फ्लो इन अवर स्कैल्प, सो इट्स ऑल्सो डेफिनेटली गुड, तो वो करना ही चाहिए, थैंक सबको गॉड। करना चाहिए। हाँ बोला, थैंक गॉड। हमारा सुबह योगा क्लासेस चलता है, वो मुझे अभी डांट देते, बट थैंक यू फॉर सेइंग यस। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म होता है एंड मुझे बहुत मज़ा आया सर, सिद्धार्थ सर, आपके साथ बात करते हुए। एंड आई एम श्योर कि जो भी ऑडियंस और जो भी लिसनर्स है उनको भी मज़ा आया होगा। आप कोई लास्ट मैसेज उनको देना चाहेंगे हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ को लेकर? या तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़े, और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे हेल्दी डाइट फॉलो करें, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, और
आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो अच्छा रखे, आपकी जो रूटीन है उसको वेल मैनेज रखे ताकि आप स्ट्रेस को मैनेज कर सके। आप जो आपको अच्छा लगता है वैसा काम करें ताकि नेचुरल वे में हम खुश रह सके। और डेफिनेटली ये हमारी हेल्थ के लिए और हेयर की हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यानी कि हमारे जो आहार विहार आचार विचार ये है तो बहुत ही मैटर करते हैं हमारी हेयर की और हमारी हेल्थ के लिए। तो वो हम जितने भी अच्छे रखेंगे, जितने भी पॉजिटिव रखेंगे, उतनी हमारे हेल्थ की भी, हमारी हेयर की भी और हमारी हेल्थ और आयु बढ़ेगी। बिल्कुल, या बिल्कुल। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर, आप स्पेशली टाइम निकाल के आए हैं, इस पॉडकास्ट के लिए वक़्त निकाला। इट रियली मीन्स अ लॉट। इट्स माय आपको प्लेजर कि अगर इसमें से कुछ भी लोग फॉलो करेंगे तो भी उनको उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मैं ज़रूर चाहूँगी अगर आपको अच्छा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए और आपके ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, फैमिली मेंबर्स या आस-पास के लोग कि जो परेशान हैं हेयर फॉल को या लेकर या जानना चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कोई भी चीज़ें, ज़रूर ये पॉडकास्ट उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन पा सके, सही नॉलेज पा सके और हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के जो भी इश्यूज़ हैं उससे वो बच सके। जल्द ही मिलेंगे फिर से होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई पॉडकास्ट में। तब तक याद रखिए अगर हेल्थ है तो सब है।